Hello, good morning students. Today we will discuss about the fourth function of our constitution. जो हमारे संविधान का चौथा कार्य है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले हम तीन जो इसके फंक्शंस हैं उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। दिस इज योर बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स योर फर्स्ट चैप्टर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ फोर्थ फंक्शन, एस्पिरेशंस एंड गोल ऑफ ए सोसाइटी। समाज की जो आकांक्षाएं होती हैं, एस्पिरेशंस क्या होते हैं, आकांक्षाएं होते हैं, एंड गोल जो उनका लक्ष्य होगा उसके बारे में। मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस लिमिटेड देमसेल्फ लार्जली, ये कहते हैं मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यादातर जो पुराने संविधान हैं, लिमिटेड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को क्या कर रखा है, प्रतिबंधित कर रखा है, लिमिटेड कर रखा है। किस चीज में लिमिटेड कर रखा है? लार्जली टू अलोकेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर एंड सेटिंग सम लिमिट टू गवर्नमेंट। क्या कहता है ये कि अलोकेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है गवर्नमेंट की, कि निर्णय जो है वो किस तरीके से लिया जाएगा, एंड सेटिंग सम लिमिट टू द गवर्नमेंट पावर, और जो सरकार की जो शक्ति होती है उस पर प्रतिबंध लगाने का जो काम है वो किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, बट मैनी 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यदि हम 20वीं शताब्दी की कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, ऑफ विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, इनमें जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ऑल्सो प्रोवाइड एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ऑल्सो प्रोवाइड एन अनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस चीज में फाइनेस्ट है, वो क्या करता है, एक फ्रेमवर्क देता है गवर्नमेंट को जो उसका ढांचा है वो उसको प्रदान करता है, टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स, कुछ सकारात्मक कार्य करने के लिए, एंड टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस, और आकांक्षाओं को, जो समाज की आकांक्षाएं होती हैं, एस्पिरेशंस हैं, और गोल ऑफ द सोसाइटी, उनको क्या एक्सप्रेस करने के लिए एक फ्रेमवर्क जो है वो गवर्नमेंट को देता है। जो सोसाइटी के गोल हैं, जो समाज के हमारे लक्ष्य हैं, या समाज की जो अपनी सरकार से जो भी आकांक्षाएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए एक सकारात्मक जो फ्रेमवर्क होता है, फ्रेम जो अवेलेबल कराता है, वो कौन अवेलेबल कराता है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पर्टिकुलरली innovative in this respect. Society with the deep enrichment inequality of various kind will not have to set limit on the power of government. देखिए भाई, फिर इसमें क्या कहता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, उसने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। देखिए, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भारत का संविधान है उसने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। सोसाइटी विद द डीप इंट्रेंच्ड इनक्वालिटी ऑफ वेरियस काइंड, एक ऐसा समाज जहां पर बहुत सारी क्या होती हैं, इनइक्वलिटीज, असमानताएं होती हैं। विल नॉट ओनली हैव टू सेट लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर हमें केवल सरकार की शक्तियों पर ही बाधा नहीं लगानी चाहिए। दे विल ऑल्सो हैव टू अनेबल एंड एम्पावर, बल्कि हमें क्या करना चाहिए कि सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली जो है वो हमें बनाना चाहिए, ताकि मतलब जो पॉजिटिव मेजर टू ओवरकम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी एंड डेप्रीवेशन, मतलब इतना हमें सरकार को समर्थ और शक्तिशाली बनाना चाहिए, इतना अनेबल बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से मतलब जो ये असमानता है, इनइक्वालिटी है, या जो गरीब हैं, ठीक है, गरीबी जो है ऐसी स्थिति से निपटा जा सके। ऐसी जो चीजें हैं वो हमें करनी चाहिए। एक अकेला ये नहीं है कि हमें गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको बाउंड कर देना चाहिए, उन पर लिमिट लगा देनी चाहिए। हमें सरकार को क्या करना चाहिए, समर्थ बनाना चाहिए, कैपेबल बनाना चाहिए और शक्तिशाली बनाना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एस्पायर टू बी ए सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि भारत की जो आकांक्षा है, इंडिया एस्पायर्स, भारत की जो आकांक्षा है कि एक ऐसे समाज की जिसमें जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो। इफ दिस इज आवर सोसाइटी एस्पिरेशन, और यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है, हमारे समाज की एस्पिरेशन है, द गवर्नमेंट विल हैव टू अनेबल्ड और empowered टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव दिस गोल। और इस तरीके से फिर हमारी सरकार को हमें इतना शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक जो हैं नेसेसरी आवश्यक स्टेप्स मतलब कदम जो है वो उठा सके। इन ए कंट्री लाइक एज द साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री का यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, विच हैड ए डीप हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वहां पर क्या होती थी, नस्लीय भेदभाव जो है वो वहां पर किया जाता था। देखिए भाई, तो इसमें हम क्या कह रहे थे कि जो इंडिया है इंस्पायर टू बी ए सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया की जो आकांक्षा है वो क्या है, ये तो हम रीड कर चुके हैं। इन ए कंट्री लाइक एज द साउथ अफ्रीका की जब हम बात कर रहे थे तो हमने वहां पे बताया कि किस तरीके से नस्ल के आधार पर वहां पर डिस्क्रिमिनेशन था। इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया तो नया संविधान जब आया, हैड टू अनेबल द गवर्नमेंट टू एंड द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एक ऐसा संविधान आया यहाँ पर जो इस नस्लीय भेदभाव को क्या कर सके, खत्म कर सके मोर पॉजिटिवली। और इसके अलावा क्या था यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन द एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो एक संविधान है अपने समाज की आकांक्षाओं का क्या है, पिटारा है। ठीक है, मतलब उसके अंदर हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें हमारे समाज की जो आकांक्षाएं हैं वो एक तरीके से छुपी हुई होती हैं। और द फ्रेमर्स, जो जिन्होंने संविधान को बनाया है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को, फॉर एग्जाम्पल thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self respect। तो ये यहाँ पर क्या कहता है कि जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है उन्होंने मतलब कुछ उसमें जो बुनियादी भौतिक जरूरतें होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व की थी, लाइक एज मिनिमल डिग्निटी, मतलब उसकी जो गरिमा है वो बनी रहे, और सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट, और सामाजिक जो है वो आत्म सम्मान से, जो उसका आत्म सम्मान से भरा हुआ जीवन जो है वो यहाँ पर जी सके, उसे मतलब रहने के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो अवेलेबल हो सके, लाइक एज मीन्स एजुकेशन वगैरह। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनेबल द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर सम ऑफ विच आर लीगली इनफोर्सेबल। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य जो है प्रदान करता है जिससे वे सकारात्मक लोक कल्याणकारी क्या कर सके, कदम उठा सके। ठीक है, जिसमें लोगों की भलाई हो, ऐसे वेलफेयर के जो वर्क है वो कर सके। एज वी गो ऑन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ही हम भारत के संविधान को पढ़ने लगते हैं, वी शैल फाइंड, हमें क्या पता चलेगा, दैट सच अनेबलिंग provisions have support of the preamble of to our constitution, and these provisions are found in the section on fundamental rights. The directive principle of state of policy also enjoin government to fulfill certain aspiration of the people। हम यहाँ पर अपने जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उनमें कुछ प्रोविजंस को हम पढ़ सकते हैं, जिनके अंदर हमने यहाँ पर देखा कि उसमें कुछ जो है वो फंडामेंटल राइट्स के पार्ट होंगे, कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जो हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित होंगे, और कुछ जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, मतलब जो ये हमारे संविधान में होंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि द फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, जो फोर्थ फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का है, इज अनेबल टू द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर जस्ट सोसाइटी। ये कहता है कि जो फोर्थ फंक्शन है वो क्या है, जो हमारा समाज है उसकी आकांक्षाएं जो हैं उनको फुलफिल करना, उनको पूर्ण करना, और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना,
स्थापना के लिए जिस भी उचित परिस्थिति की रिक्वायरमेंट है उसका निर्माण करना, ठीक है। क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी, न्यायपूर्ण मतलब एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करना जिससे एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अनेबलिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की समर्थ बनाने वाले, संविधान को जो समर्थ बनाने के लिए प्रोविजंस जो भी होंगे वो कौन कौन से होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट ओनली रूल्स, मतलब एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्रोलिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये कहता है संविधान जो है वो सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों तथा कानूनों का ही नाम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या नहीं है, केवल उसमें सिर्फ नियम और कानून ही नहीं है, उसके अलावा उसमें और चीजें क्या हैं। दे ऑल्सो गिव पावर टू गवर्नमेंट फॉर परसुइंग कलेक्टिव गुड ऑफ द सोसाइटी, वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम किए जा सके, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या करेगा, ऐसी पावर देगा, गिव पावर्स टू द गवर्नमेंट फॉर परसुइंग कलेक्टिव गुड ऑफ द सोसाइटी, जो सामूहिक रूप से क्या हो, समाज की भलाई के लिए हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर बात करते हैं, असाइंस मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ठीक है। वो क्या करता है, मतलब गवर्नमेंट को बहुत सारी जिम्मेदारियां देता है। इट वांट द गवर्नमेंट टू टेक मेजर, प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मेक एफर्ट टू प्रोटेक्ट पर्सन्स एंड ग्रुप सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोवाइड दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसिवली इंश्योर एडुकेट हाउसिंग टू ऑल, हेल्थ केयर एटसेट्रा। ये कहता है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार जो है वो कुछ ऐसी चीजों का निर्माण करे जिससे हमारी प्रकृति जो है उसको सुरक्षित रखा जा सके। मेक एफर्ट टू प्रोटेक्ट पर्सन्स और ग्रुप, ठीक है, मतलब जिनके साथ भी अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उन सभी पर्सन्स को, या वो जो कोई समूह है उनको क्या करे, प्रोटेक्ट करे, सुरक्षित रखें। एंड प्रोवाइड दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसली इंश्योर, मतलब सभी को जो है वो रहने की जगह मिले, रहने का स्थान मिले, ठीक है, घर अवेलेबल हो, हेल्थ केयर स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो उन्हें उपलब्ध कराएं। ये किसमें लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका। इन केस ऑफ इंडोनेशिया, यदि हम इंडोनेशिया की बात करते हैं, द गवर्नमेंट इज एंजॉयड टू एस्टैब्लिश एंड कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम, कि उनकी जिम्मेदारी क्या है कि वह राष्ट्रीय जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था बनाए तथा उसका संचालन करे। द इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द पुअर एंड द destitute children will looked after the government। ये कहता है कि यह सुनिश्चित करता है, कौन सुनिश्चित करता है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में, इंडोनेशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है कि जो गरीब तथा जो अनाथ बच्चे हैं उनकी देखभाल जो है वो किसके द्वारा की जाए, सरकार के द्वारा की जाए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपने यहाँ पर 4 फंक्शन कर लिए हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फंक्शन क्या हैं। चारों फंक्शंस के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। तो आज जो हमने 4th फंक्शन किया है उस 4th फंक्शन को आप इन शॉर्ट ब्रीफ में आप उसके बारे में लिखेंगे कि 4th फंक्शन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेसेस करते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल, ठीक है। तो देखिए फाइनली एंड परहैप्स आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इवन मोस्ट इम्पोर्टेंटली, या हम ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। संविधान क्या करता है, मतलब जो एक बुनियादी पहचान जो है वो क्या होता है, वो कौन एक्सप्रेस करता है, जो फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है वो किसके द्वारा एक्सप्रेस की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो एक्सप्रेस की जाती है। दिस मीन्स द पीपल एज ए कलेक्टिव एंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अर्थ क्या है, दिस मीन्स द पीपल, जो लोग हैं वो संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इट इज by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed। ये कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो इसमें कुछ बेसिक्स नॉर्म बनाए जाते हैं, नॉर्म्स मीन्स कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं
कि किस तरीके से मतलब जो एक रूल करेगा, शासन करेगा, शासन कैसे होगा, एंड हु शुड बी गवर्नड, और कौन मतलब किसको यहाँ पर शासन करना चाहिए, दैट वन फॉर्म ऑफ ए कलेक्टिव आइडेंटिटी। इस तरीके से हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि one has set of identity that exist prior to a constitution। देखिए, वन हैज मैनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज, मतलब एक ही क्या हो सकती है, बहुत सारी पहचान हो सकती हैं जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, दैट एग्जिस्ट प्रायर टू ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या हो सकती है, बहुत सारी आइडेंटिटी हो सकती है, बहुत सारी पहचान हो सकती हैं, बट by agreeing to a certain basic norms and principle one constitute one basic political identity। लेकिन जैसे ही संविधान का निर्माण हो जाता है और हम कुछ बेसिक नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स जो होते हैं जब उन पर एग्री हो जाते हैं, तो उस तरीके से हम क्या कहते हैं, हम अपनी एक मूलभूत राजनीतिक जो पहचान होती है वो बनाते हैं। सिर्फ उस समय पे एक ही आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी क्या होती है, आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है, राजनीतिक पहचान होती है। दूसरा क्या है, सेकंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर ओवर रीचिंग फ्रेमवर्क विद इन विच वन परस्यूज इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, गोल्स एंड फ्रीडम। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करता है, ठीक है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो है वो हमें देता है जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत जो आकांक्षाएं होती हैं, लक्ष्य होते हैं, और वहां पर हम अपनी स्वतंत्रता, फ्रीडम का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट्स अपॉन व्हाट वन मे और नॉट मे और मे नॉट डू। और इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि जो संविधान है वो क्या करता है, आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, मतलब आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये चीजें भी कहाँ से डिसाइड होती हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिसाइड होती हैं। इट डिफाइन द फंडामेंटल वैल्यूज, ये क्या हमारी जो मतलब संविधान की जो फंडामेंटल वैल्यूज, मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नैतिक पहचान जो है, दैट वी मे नॉट ट्रेसपास, और एक जो नैतिक पहचान है वो हमें कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही मिलती है, मॉरल आइडेंटिटी। एंड थर्ड, फाइनली इट मे बी केस दैट मे बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज आर नाउ शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि अब शायद यह संभव हो चुका है। थर्ड एंड फाइनली, तीसरा और जो आखिरी है, इट मे बी, शायद क्या है यहाँ पर, द केस दैट मैनी बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज, अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम जो होते हैं वो विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग है अलग अलग कंट्रीज के, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूशन का, हर संविधान का, जितने भी संविधान हैं उन सभी संविधानों में मतलब कुछ राजनीतिक और कुछ नैतिक नियम जो होते हैं वो हर जगह पर स्वीकार किए जाते हैं। इफ वन लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखते हैं, इफ वन लुक्स, एक लुक हम किसकी तरफ डालें, कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितने कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उनकी तरफ, दे डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट, वो अलग अलग जो हैं उनके अलग अलग स्वरूप हैं। इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यदि हम यहाँ पर सरकार की बात करें, दे इंजॉइन इन मैनी प्रोसीजरल डिटेल्स बट दे ऑल्सो शेयर ए गुड डील। लेकिन हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बेशक से उनमें काफी चीजें अलग हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये कहेंगे कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो उन सभी में क्या है, कॉमन है, साझी हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम कहेंगे कि जो मतलब संविधान बनाए गए हैं, देखिए, मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक इन सम रेस्पेक्ट, मोस्ट क्लेम टू प्रोटेक्ट सर्टेन बेसिक राइट्स। ये कहता है कि जो आज के टाइम पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे हैं, यदि हम यहाँ पर बात करें, किसकी बात करेंगे, जो आधुनिक संविधान है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है,
मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो कैसे हैं, ज्यादातर डेमोक्रेटिक हैं, लोकतांत्रिक हैं, मोस्ट क्लेम टू प्रोटेक्ट सर्टेन बेसिक राइट्स, और इनमें से ज्यादातर जो हैं वो कुछ मूलभूत अधिकारों के लिए क्लेम करते हैं. बट कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बडी कंसेप्शन ऑफ ए नेशनल आइडेंटिटी. मोस्ट नेशंस आर amalgamation of a complex set of historical tradition. They weave together in diverse group that reside within the nation in different ways. For example, देखिए हर कंट्री का जो है वो अलग अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग समूहों के आधार पर मतलब वो बना हुआ है. जैसे कि हम यहाँ पर देखें जर्मनी कंट्री की बात करें तो वो जर्मनी कंट्री में जो संविधान है वो किसके अकॉर्डिंग बना था, जर्मन आइडेंटिटी के आधार पर बना था कि जो जर्मनी कंट्री है वहां पर कौन रहते हैं, जर्मन पीपल ही रहते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एक्सप्रेशन टू दिस आइडेंटिटी, और संविधान ने जो है वो यही जो है इस कंट्री को पहचान दी थी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोट ऑन द अदर एंड, लेकिन यदि हम दूसरी तरफ देखें, देखिए मैंने यहाँ पर बात की है एक तरफ जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन की कि जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है भाई, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब एक तरीके से जर्मन आइडेंटिटी दी गई है. लेकिन दूसरी तरफ यदि मैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसकी बात करूं तो यहाँ पर किसी ग्रुप के आधार पर कोई सिटीजनशिप वगैरह मीन्स इस तरीके से जातीयता या नस्ल के आधार पर कोई नागरिकता को मान्यता नहीं दी गई है. डिफरेंट नेशन एम्बेडी डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ व्हाट द रिलेशनशिप, जो अलग अलग देश हैं relationship between the different religion of a nation and central government should be. ये कहता है कि विभिन्न राष्ट्रों में जो अलग अलग देश हैं उनकी केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच की संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं. यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान को बताता है. जो ये रिलेशनशिप है वो क्या करता है, क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है उस देश की पहचान, जो उस देश की नेशनल आइडेंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 पैसेज जो हैं वो कम्प्लीटली रीड किए हैं. आपको इन 2 पैसेज के शॉर्ट जो हैं वो नोट्स बनाने हैं.